हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेके। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन होगा वो सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलेंगे। आज हम करेंगे पजल का सेक्शन। एक्चुअली सिटिंग और पजल ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, बस पजल सिटिंग का ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल सेशंस। मैंने आपको पूरे दे दिए थे कि सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कंसेप्ट आपको सीखना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होता है, तो उसके लिए पूरा सेशन मैंने आपको दिया है ऑलमोस्ट 4 या 5 पार्ट में। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं मैं, तो आप जाके वो सेशंस का बेसिक कंसेप्ट सीखिए। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल आती ही नहीं है, आपने कभी बनाई ही नहीं है, तो पहले उसका बेसिक जान लीजिए। बेसिक के लिए प्रॉपर आपको सेशंस मिल जाएंगे जहां से आप प्रॉपर बेसिक्स अपना क्लियर कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए भाई, आज जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो पजल का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेट में दो पार्ट में मैं इसका पूरा सेशन कंप्लीट करूंगा। कुल मिला जुला के पजल्स कैसे करनी है, अगर आपके सामने थोड़ा सा लेवल हाई आ जाए, कुछ अलग फॉर्मेट में आ जाए, तो कैसे उनको डील करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलने से पहले, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से वो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाली जो दिख रही है उसको प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये जो फ्री एजुकेशन का हमारा सपना है कि हमारी मेहनत से आपको एक सीट गवर्नमेंट जॉब में मिल जाए, उस सपने को डेफिनेटली साकार कीजिए। सेशन अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अलग ही मोटिवेशन देती है हमें। तो बस आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, बाकी कोई चार्जेस आपसे हम नहीं लेने वाले हैं। आपकी पूरी प्रिपरेशन, सिर्फ ये नहीं, सारे टॉपिक आपको प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे। अगर आपने पूरे टॉपिक्स देखने हैं तो आप जाइए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उससे आप टॉपिक 1 से लेके पूरे टॉपिक सीक्वेंस वाइज आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पजल का पार्ट 1। भाई इसमें कुछ बताना है नहीं, क्योंकि इसका बेसिक वर्जन मैंने सेटिंग में बताया था। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ कहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और अप्लाई करिएगा। ठीक है ना। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछा गया। मैं चाहूंगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेके इसको बनाना शुरू करें, या वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाना शुरू करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बॉक्स वाले क्वेश्चंस तो हैं जो आपको मैंने बताया थे, फ्लोर और बॉक्स वाले क्वेश्चन वही हैं जिसमें एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन नहीं बताई गई कि भाई कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस टोटल हैं। यहां पर अनसर्टेन वैल्यूज में बॉक्सेस रखे गए। तो बस ये आपके लिए टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है भाई, कि कैसे इनको आप बना सकते हैं। सोचिए ज़रा इस क्वेश्चन के बारे में, दिमाग लगाइए क्या अप्रोच की जा सकती है। थोड़ा सा टाइम लीजिए और बनाइए ज़रूर इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का जो लेवल चल रहा है उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अनसर्टेन नंबर में सर्कल वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, रो कॉलम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे फ्लोर या बॉक्स वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा टास्क है जिसको आपको परफॉर्म करना है। खैर मैं इसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा क्या बोला गया। एक सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जो कि एक स्टेक में एक के ऊपर एक रखे गए हैं, इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, अब पहला काम कर लेते हैं कि यहाँ पे तो हम एक वो प्रॉपर वो बना नहीं सकते, कितने स्टेक्स हैं, 8 हैं 10 है, तो आप बना लीजिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली शुरू करेंगे। डायरेक्टली कैसे शुरू करेंगे कि बॉक्स एच जो है वो जस्ट अबव है जी के, तो यही मैं बना लेता हूँ इसको। जो बॉक्स एच है वो जी के जस्ट ऊपर है। ठीक है ना, एच इज़ जस्ट अबव जी। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर बनाऊँ मैं तो ये मान लेते हैं जी यहाँ कहीं होगा, तो जी के जस्ट ऊपर बॉक्स एच है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, जी के जस्ट ऊपर एच है। ठीक है, आगे देखो जरा सा, ओनली 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एफ। अब ये लाइन जहाँ पे आई आपकी, वहीं से क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जी और एफ के बीच में 2 बॉक्स रखे गए। अगर ये जी है तो 1 2 छोड़ के एफ नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आपके दिमाग में होगा सर नीचे ही क्यों आएगा, ऊपर भी तो जा सकता है। तो बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के साथ भी हम चलेंगे। ये एच हो गया, ये जी हो गया, और जी के बाद 1 और 2 छोड़ के एफ ऊपर आ गया। तो भाई जी और एफ के बीच में कितने बॉक्स हो गए हमारे पास, 2 बॉक्स हो गए। ठीक है, आगे बोला गया 4 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड वी। भाई एफ और वी के बीच में 4 बॉक्स रखें। किसके बीच में, एफ और वी के बीच में। अब जरा सोचिए, एफ यहाँ पे तो 1 2 3 4 छोड़ के वी ऊपर भी आ सकता है, वी नीचे भी आ सकता है। सिमिलरली वहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। लेकिन फिर आगे शायद उन्होंने बोला है, क्या बोला बेटा,
कि ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन v एंड x, और आगे बोला गया है कि सॉरी ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन v एंड x बोला गया, सॉरी नॉट f। अच्छा यहाँ पे बोला गया कि v और f के बीच में कितने बॉक्स होने वाले हैं, 4 बॉक्स होने वाले हैं, और v और x के बीच में कितने बॉक्स होने वाले हैं, 2, और जिसमें x विच इज x जो है वो v के नीचे होने वाला है। ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ पे बोला गया ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन v एंड x। ठीक है, तो पहले एक काम कर लेंगे, मान लो सपोज अगर बात करें, आप कहते हो कि सर 4 बॉक्सेस किसके बीच में रखें, f और v के बीच में। मान लेते हैं अगर ये f यहाँ है तो 1 2 3 4 करेंगे और v को यहाँ रख लिया आपने, सपोज ऐसा आपने किया तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या बोला गया कि x और v के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं। यहाँ पे देखिए ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन v एंड x, v और x के बीच में भाई कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स रखे गए। तो अगर ये v है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ x आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे x आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक बात बोली गई है क्या इसमें, उसके बाद एक बात ये भी बोली गई है इसमें कि जो x है वो v के नीचे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज के साथ हम जा सकते हैं, या ऐसा भी सोच सकते हैं भाई कि अगर f ऊपर है तो फिर 1 2 3 4 करके v को ऊपर ना करके नीचे कर दें। 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती कहा जाए, या कहा जाए इसकी तो 4 पॉसिबिलिटीज के साथ आप जा सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसके लिए एक प्रॉपर पेज ले लेते हैं। भाई देखो जितनी कंडीशन रहेंगी उतनी कंडीशन तो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। देखो g ये है, अगर मैं लेके चलूँ, ये देखिए आपका g है, आपको एग्जामिनर ने बोला है कि भाई g के जस्ट ऊपर h होने वाला है। ठीक है, ये आपको बोल दिया गया। ठीक है, यही बोला कहता है h जो है वो जस्ट अबव है g के, और ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन g एंड f। ठीक है, तो g के बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ f हो गया। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेके चल रहा था कि h यहाँ पे हो गया, g यहाँ हो गया, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे f आ गया। ठीक है, ये हमारा पहले तो एक सिंगल केस बना दिया हमने इनकी ऑब्लिक कंडीशन के साथ। ठीक है, अब उसके बाद जब एग्जामिनर बोलता है, क्या बोलता है भाई, उसके बाद बोला गया 4 बॉक्सेस रखे हैं f और v के बीच में। अगर f और v के बीच में 4 बॉक्सेस रखे गए, किसके भाई, f और v के बीच में अगर 4 बॉक्सेस रखे गए हैं, तो अगर ये f है तो 1 2 3 4 छोड़ के v ऊपर भी आ सकता है, और 1 2 3 4 छोड़ के v नीचे आ सकता है। मतलब इसकी भी एक केस और बनाई जा सकती है। तो आप एक काम करिए ना, बिना समय गंवाए इसको भी आप इमेजिन कर लीजिए। ये देखिए h g के बाद 1 और 2 छोड़ के f नीचे था, और f और v के बीच में 4 बॉक्स, तो 1 2 3 4 करके v ऊपर बना दिया मैंने। यहाँ पर ये कुछ मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें देखो ज़रा भाई, f और v के बीच में कितने बॉक्स हैं, 4, तो 1 2 3 4 करके मैंने v को यहाँ रखा। और इसकी एक और कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, जिसमें देखो अगर बात करूँ h g, और बोला गया था कि g और f के बीच में कितने बॉक्स हैं, g और f के बीच में टोटल कितने बॉक्स थे भाई, 2 बॉक्स थे ना, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे f आ चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और f और v के बीच में कितने बॉक्स हैं भाई, 2 बॉक्स हैं, सॉरी 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 और 4 पे 4 बॉक्स हो गया यहाँ पे। तो ये देखो आप नोटिस करो, इसका एक पॉसिबल केस, इसका एक पॉसिबल केस। अब ये परफेक्टली डायग्राम बन के चल रहा है। मतलब अब देखा जाए तो g और f के बीच में 2 है, और f और v के बीच में कितने आ रहे हैं भाई, 4 आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इधर देखो g और f के बीच में 2 हैं, और f और v के बीच में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली वहाँ पे देखो f और g के बीच में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, 2 हैं, और उसके बाद f और v के बीच में कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो ये पूरी कहानी जो है पॉसिबल वे में चली जा रही है। आगे जरा देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया भाई। ये लाइन बोलेगी x वाली, क्या कि ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन v एंड x। भैया v और x के बीच में 2 बॉक्स रखे गए, किसके बीच में, v और x के बीच में 2 बॉक्स रखे हैं। जरा सोचो, अगर v यहाँ है, 1 और 2 छोड़ के यहाँ x आ सकता है, जगह दिख रही है तो नीचे बनाते हैं, ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। इसमें v है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ x आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि x नीचे भी आ जाए इसके। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के नहीं आएगा x, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ गया, x आ गया। और एक बात जो बोली गई थी ना कि v के नीचे ही शायद x बोला गया था, इसमें अगर v के नीचे अगर x बोला गया है तो फिर यहाँ पे ना, यहाँ नहीं आ सकता,
यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 1 और 2 छोड़ के x तो नीचे ही आएगा। इसमें देखो v के बाद 1 और 2 छोड़ के x नीचे आ गया, इसमें भी नीचे आ गया, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे x आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो चारों केसेस प्रॉपर मैं लेके चल रहा हूँ, हो सकता है इसमें से 3 केस आपके अभी गलत हो जाए, ठीक है। आगे क्या बोला गया, एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन h एंड c एज c एंड x। मतलब ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि h और c के बीच में जितने बॉक्स हैं, एग्जामिनर कह रहा है कि h और c के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही c और x के बीच में। अब आप जरा देखो, h और c के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही x और c के बीच में बॉक्स हैं। तो इसका मतलब देखो h और x के बीच में कहीं पे c आएगा, इसमें h और x के बीच में c आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। तो ये केस आपका डायरेक्टली गलत हो गया भाई। जितने लोग h और c के बीच में उतने ही c और x के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो c को ऊपर करोगे तो c और h के बीच में मान लो 2 आ गए, लेकिन x और c के बीच में 2 नहीं आ सकते। तो ये केस जो आपका चल रहा था, इस केस को डायरेक्टली कैंसिल कर दो, हो गया। सिमिलरली यहां देखो, यहां भी नहीं हो पाएगा। x अगर यहां है तो x और c की जो जगह दिख रही है आपको वो f के पास है, तो वहां की भी पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो रही है। तो ये तो हटा दो, ये गलत होगी। यानी जो 2 केस हम एग्जैक्टली लेके चल रहे थे उन्हीं 2 केसेस के साथ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे जरा पढ़ लेते हैं, उसको भी छोड़ दिया मैंने। आगे क्या बोला गया इसमें कि मोर देन 12 बॉक्सेस बिटवीन, कौन भाई, जो नीचे सबसे है और टी है। भाई जो सबसे नीचे है और जो टी है के बीच में 12 से ज्यादा बॉक्सेस होने चाहिए, ठीक है। जरा देखो, टी और जो सबसे नीचे के बीच में 12 ज्यादा, तो ऐसा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि टी और जो सबसे नीचे है के बीच में मोर देन 12 बॉक्स होने चाहिए, मोर देन 12। भाई 12 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए ऐसा बोला गया, ठीक है। पढ़ते चलो, कुछ तो मिलेगा। आगे देखा जाए, नॉट मोर देन 1 बॉक्सेस बिटवीन h एंड t। भाई देखो, h और t के बीच में नॉट मोर देन कितना बेटा, 2 बॉक्सेस बोला गया ना, नॉट मोर देन 1 बॉक्स। भाई h और t के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं होने चाहिए, मतलब एक हो सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी हो सकते। तो मैं अभी फिलहाल एक लेके चल रहा हूं, h यहां पे है तो t यहां ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पे इमेजिन कर लेता हूं। आपके दिमाग में आएगा सर यहां भी तो टी कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां रख ले, देख लेते हैं। अगर यहां से नहीं बनेगा तो इसमें इमेजिन कर लेंगे। h और t के बीच में यहां पे देखो कंफर्म हो गया, t को यहां कर लेते हैं। h और t के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा, यहाँ पे जो बोला गया था टी और जो सबसे नीचे है के बीच में 12 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए। एनीवेज छोड़ो उसको, भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया इसमें भाई कि जो टी है ना वो टॉप मोस्ट पे। लो भाई, अब डाउट पूरा क्लियर हो गया। अगर टी टॉप मोस्ट फ्लोर पे है तो ये केस तो गलत हो गया, और अगर ये केस गलत हुआ है तो लो भाई आपका आंसर आ चुका है ये वाला, यही आपका फाइनल डायग्राम बन जाएगा। टी सबसे टॉप पे चला जाएगा। आगे जरा पढ़ लो, आगे पढ़ लो। 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड एल। भाई एफ और एल के बीच में 2 बॉक्सेस है तो ऊपर तो हो नहीं सकता, 1 और 2 छोड़ के यहां कहीं एल आएगा। एफ और एल के बीच में 2 बॉक्स हो गए। अब जरा देखो, टी के नीचे और टी और सबसे नीचे वाले के नीचे मोर देन 12, गिनो जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई 12 से ज़्यादा है तो 13 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, सही है। अब जो सी वाला केस है उसको बना लो। एक्स ये है देखो सबसे नीचे, और एच ये है, तो इनके सबसे मिड में होना चाहिए कौन, सी। गिनो बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर बीच में 11 हैं तो डेफिनेटली 5 ऊपर होंगे, 5 नीचे होंगे। सी जो होगा वो 6वें पर होगा, तो सी गिन लो 6वें पर। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो गड़बड़ हो रहा है, देखा जाए तो सी की जो पोजीशन है वो 6 पे होनी चाहिए भाई। तो यहाँ सॉरी यहाँ से गिनेंगे 1, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे सी के यहाँ से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। एल के जस्ट ऊपर, एल के जस्ट ऊपर सी होने वाला, यानी यहाँ पे सी होगा, सी के बाद एल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे केस पूरा बन रहा, टी और एक्स के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे सॉरी एच और एक्स के एग्जैक्टली बीच में सी आ रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल आ रहा है। और टोटल जो है वो टी और एक्स के बीच में मोर देन 12 लोग होने चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन में या इस पूरी स्टेक्स में कितने बॉक्सेस हैं, तो गिनो कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 का स्टेक्स है ये। टोटल 15 बॉक्सेस हैं भाई। ये आपका आंसर आ चुका है। देखो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या, चेक कर लेते हैं जरा सा। सारी कंडीशन मैच है भाई। देखो आपको शुरू में अगर लग रहा कि 2 या 3 पॉसिबिलिटीज के साथ आप जा रहे हैं तो जाइए, क्योंकि ये अनसर्टेन वैल्यूज है। यहाँ पे आप एक के साथ जा ही नहीं सकते। क्या बोला गया, ढेर में कितने डब्बे रखे गए हैं, तो 15 आएगा बेटा। 15 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है इसमें, 15 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। हम लोग का क्या पूछा गया था, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन द स्टेक ना, हम लोग का कितना आया था भाई, हम लोग का 15 आया था। एक बार फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर आएगा इसका 15। ऑप्शन में नहीं है तो बेझिझक आप नन ऑफ दीज लगाइए, ठीक है। नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर। ओके चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या, इसमें और कोई क्वेश्चन पूछा गया वो चेक कर लीजिए जरा सा। एक क्वेश्चन और दिखा गया, क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो सी। सी के जस्ट नीचे एल था भाई, ये देखो एल दिख रहा है इसमें। सी के जस्ट नीचे कौन था, एल था। आपने बनाया, देखो यहाँ पे नोटिस करो, सी के जस्ट नीचे कौन आ रहा, एल आ रहा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हमारा बहुत ही परफेक्टली आंसर आ जाएगा एल। एक बार बनाओ, सारे आंसर्स आपके डन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरली क्या होता है भाई कि जब आप एक पजल बनाते हो तो आपको 5 नंबर सिक्योर कर लेते हो अपने, और गवर्नमेंट एग्जाम में 5 नंबर मतलब आजकल लड़ाई पॉइंट में चल रही, तो तुम 5 नंबर बहुत आसानी से बना लेते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आपको सिटिंग और पजल्स नहीं आती है तो बैंकिंग सेक्टर में सपना देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के आने भाई। आपको पता है कि 35 नंबर की हमारी अगर मान लो रीजनिंग आ रही है प्रीलिम्स की, तो उस 35 में 20 नंबर का तो यही टॉपिक है। मेंस अगर 50 मार्क्स का आ रहा है तो 50 मार्क्स में ऑलमोस्ट 25 to 30 तक चला जाता है ये टॉपिक। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। सोचो अगर आप यही टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ये एक डे मंथ वाला क्वेश्चन है भाई, डे और मंथ वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा वीडियो को पॉज करिए और जरा बनाने की कोशिश करिए इसको कैसे करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन है, मैं भी इसका हिंदी वर्जन दिखाता हूँ आपको। चलिए मेरे ख्याल से इंग्लिश में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके बना रहे होंगे। एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। ये देखिए हिंदी में इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, मतलब आपको कुल मिला जुला के बता दूं अगर मैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दिया, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। जब मैं आपको स्पेशली मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मेंस में भी यही कंसेप्ट होगा, लेकिन बड़े लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, महीने कौन कौन से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंथ कौन कौन से हमारे पास हैं। अब जनवरी है, अप्रैल है, मई है, जुलाई है, ठीक है भाई। जनवरी, अप्रैल, मई और जुलाई का हमारा महीना है, तो मैं लिख लेता हूं जनवरी, अप्रैल, मई और जुलाई, ठीक है। जनवरी, अप्रैल, मई और जुलाई, ये आपके पूरे महीने आ गए। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप कोई महीना लिखें तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके टोटल डेज जरूर लिखा करो। जनवरी 31 का लिख लिया, अप्रैल 30 का लिख लिया, मई 31 का लिख लिया, जुलाई 31 का ये भी लिख लिया, ठीक है। और इनकी 2 डेट्स हैं, ठीक है। तो 2 डेट्स ऐसे बना लीजिए। और मैंने आपको एक बात हमेशा कही थी कि कभी भी ऐसे 2 डेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा 2 केस के साथ चलेंगे, आप 2 डायग्राम के साथ चलेंगे, आसानी के साथ चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा वो 2 डेट्स कौन सी हैं भाई, वो डेट्स कौन सी हैं ज़रा देख लो। तो एक तो हमारी 14 है और एक 23 है। एक जो डेट है वो 14 है और एक क्या है भाई, 23 है। तो चलो ना, एक 14 हो गई डेट, ठीक है, यहाँ पे एक 14 हो गई और एक हो गई 23। यहाँ भी लिख लो 14, 23। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में जितना तेज लिख सकते उतना तेज लिखिएगा। यहाँ पे 14, 23, 14, 23, 14, 23, 14, 23, ये आपका पूरा बन चुका है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू होता है एफ से कि एफ जो है ना उसका बर्थडे मई वाले महीने में नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, इसको मैं लिख लूँगा कि एफ कभी भी अपना किसी भी महीने में बर्थडे बनाएगा, लेकिन एफ अपना बर्थडे मई वाले महीने में नहीं मनाएगा ही नहीं, ठीक है। एफ अपना बर्थडे मई वाले महीने में नहीं मनाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, ई जो है, ई वॉजेंट बॉर्न इन जुलाई। भाई ई जो है
वो जुलाई में पैदा नहीं हुआ, तो अच्छी बात है। ई जो है इसको भी लिख लेते हैं भाई कि ई जो है वो जुलाई में पैदा नहीं हुआ है, ई अपना बर्थडे जुलाई में नहीं मनाता है, ठीक है। एच का जो बर्थडे है ना वो इमीडिएटली आफ्टर किसके है, बी के। इस लाइन को आप जरा नोटिस करना, एच का बर्थडे बी के जस्ट बाद है, तो इसको अलग लिखो, बी के जस्ट बाद कौन है भाई, एच है। अगर बी के जस्ट बाद एच होगा तो ये डेफिनेटली कहाँ होंगे, या तो दोनों सेम मंथ में होंगे या फिर अलग अलग मंथ में हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें जरा सा, आगे क्या बोला गया, ई का बर्थडे जो है वो बी के पहले है, ठीक है। ई का जो ई सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर बी, भाई बी के पहले कहीं पे ई अपना बर्थडे मनाता है, तो बी के पहले कहीं पे ई अपना बर्थडे मनाएगा, इसको मैंने लिख लिया ऐसे। पहले मतलब हो सकता है तुरंत पहले, या पहले मतलब पहले कहीं भी हो सकता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ई अपना बर्थडे कभी भी मना सकता है। भाई आगे देखो जरा सा, द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव देयर बर्थडे बिटवीन द पर्सन ऑफ जी, बिटवीन द बर्थडे ऑफ जी एंड एच आज इक्वल बिटवीन बी एंड डी। मतलब कहना वो चाह रहे हैं ये कि जी और एच के बीच में जितने लोग अपना बर्थडे मनाते हैं उतने बी और डी के बीच में, सिंपल सी बात है, जी और एच के बीच में जितना लोग अपना बर्थडे मनाएंगे, जी और एच, ठीक है, जी और एच के बीच में जितने लोग हैं सिमिलरली उतने ही लोग शायद बी और डी के बीच में, ठीक है, बी और डी के बीच में, ठीक है, उतने ही लोग बी और डी के बीच में, ये पॉइंट याद रखिएगा। जी और एच के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं उतने ही लोग बी और डी के बीच में। अभी तक कुछ भी क्लू नहीं मिला है भाई, आगे बढ़ जाओ, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। आगे क्या बोला गया, ए वॉज बॉर्न आफ्टर जी, ठीक है, जी के बाद ए पैदा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं अपन, जी के बाद कहीं पर ए पैदा हुआ है, ठीक है, ये लाइन हमने बना दी। उसके बाद देखो जरा सा, उसके बाद देखो जरा सा, जो डी का बर्थडे है वो जुलाई के महीने में, ठीक है, डी का बर्थडे जुलाई के महीने में। अब जरा सोचो, डी जुलाई में से किसी एक में होगा, तो अगर मैं डी को कर देता हूं जुलाई में 14, ठीक है, 14 कर दिया, और एक डायग्राम में डी को मैंने कर दिया 23, तो जो डी का बर्थडे आएगा वो यहां आ चुका है, ठीक है। आज की तरह देखो, इसमें डी का बर्थडे जुलाई में हो गया, फिर क्या बोला गया, ई और बी जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सेम महीने में करते हैं, कौन कौन, ई और बी। जरा सोचिएगा, ई और बी अगर सेम मंथ में करेंगे तो फाई एक बात तो तय हो गई कि ई अगर जुलाई में नहीं आएगा, समझना ई तो जुलाई में नहीं आएगा, तो ये जुलाई वाला डेटा तो कैंसिल हो गया ई के लिए। अब ई और बी के लिए अगर बात करूं मैं, तो मुझे पता है कि ई जो है वो बी के ऊपर होगा, तो या तो ये दोनों इसमें होंगे मई में, या दोनों अप्रैल में होंगे, या फिर यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अच्छा ई के बाद ई और बी मे भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते मे में, क्योंकि सेम मंथ में अगर होंगे तो मान लो अगर मैं बी को यहाँ कर दिया तो बी के जस्ट ऊपर जी आ जाएगा, सॉरी नॉट जी, इट इज़ ई आ जाएगा, और आपको पता है कि बी के जस्ट नीचे एच होना वो इसमें नहीं हो पाएगा, तो एक पॉइंट हमारे लिए काफ़ी अच्छा मिल गया इसमें। आप चाहें तो इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ई और बी को अगर मान लीजिए सपोज मैं यहाँ कर दूँ तो उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए ई और बी यहाँ हो नहीं सकते, तो ई और बी इसमें अगर मान लो मैं यहाँ मान लिया, सपोज की बात है भाई, और ई और बी के बाद क्या कर दिया, एच को मैंने यहाँ करा। अब जरा ये चीज़ समझना क्या भाई, कि बी और डी के बीच में जितने लोग हैं, जरा सोचो इसमें बी और डी के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 और 2, तो उतने ही लोग आने चाहिए जी और एच के बीच में। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है कि अगर मान लो जी या तो इसमें आ जाए नीचे, या तो जी इसमें ऊपर आ जाए, यहाँ पे पॉसिबल है। इसमें देखो ई और बी के बीच में, सॉरी जी और बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग, तो उतने ही लोग बी और जी और एच के बीच में होंगे, तो यहाँ पे जी और एच के बीच में 1 लोग नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये केस यहाँ पे गलत हो रहा, और अगर ये केस गलत हो रहा है तो इसको भी फिलहाल के लिए हटा दो कि ये बी एच और ई वाली कहानी गलत हो रही है, तो एक काम करें यहाँ लेके चलो, यहाँ लेके चलो। अगर मैं ई को यहाँ करूँ, उसके बाद जस्ट नीचे बी करूँ और यहाँ पे एच करूँ, तो ज़रा देखो क्या बी और डी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3, तो सिमिलरली जी और एच के बीच में कितने होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जी आ सकता है। भाई देखो 1 2 3 छोड़ के जी आ नहीं सकता, तो देखो ना बी और डी के बीच में 3 का गैप है, तो एच और जी के बीच में भी 3 का गैप मुझे दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक है, उधर थोड़ा डाउट है,
उधर देखा जाए तो अब यहाँ पर बी और डी के बीच में कितने गैप है, 2 का, तो जी और एच के बीच में भी कितने का गैप होगा भाई, 2 का। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रा सा, जी इसमें नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर मैं जी को नीचे कर दूंगा तो आपको पता है कि जी के नीचे कौन होने वाला है, ए, वो नीचे जगह ही नहीं दिख रही। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अगर जी और एच के बीच में 2 लोग होंगे तो 1 और 2 छोड़ के जी तो यहाँ हो जाएगा, और अगर जी यहाँ हो जाएगा तो ए भाई नीचे होने वाला है, तो ए यहाँ पे मिस कहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलो ये लाइन हमारी बन चुकी है। ज़रा सोचो ना, एफ का जो बंदा है वो उसका बर्थडे मई में नहीं आता, एफ का बंदा जो है वो मई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। ज़रा सोचो, तो एफ तो यहाँ नहीं आने वाला, तो या तो एफ जुलाई में होगा या तो एफ कहाँ होगा, जनवरी में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, एफ मई में नहीं आ सकता, तो एफ अगर यहाँ नहीं आएगा तो इसमें तो एफ यहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि जी के नीचे कहीं पे ए रखेंगे। सिंपल सी बात है, अगर एफ यहाँ नहीं आएगा, अच्छा मान लो एफ को यहाँ रखे तो ए यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ डाउट है अभी भी। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, आगे जरा आगे पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, आगे क्या बोला गया भाई, ई और बी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सेम मंथ में, 3 लोग सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे एफ और सी के बीच में। यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। एफ और सी के बीच में 3 लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ज़रा सोचो, अब एफ के लिए तुम कहाँ कहाँ जगह बना के रख सकते हो, 3 लोग को हमको चाहिए भाई। इसमें डाउट जा रहा है, अगर एफ को मैं यहाँ तो वैसे एफ को मई में रखना ही नहीं है, अगर मान लो एफ को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के एफ और सी हो नहीं सकता। ठीक है, कैंसिल। यहाँ पे एफ को करूँ तो 1 2 3 छोड़ के सी नहीं हो सकता, तो ये केस तो इनडायरेक्टली गलत हो गया। इधर देखो जरा, एफ और सी के बीच में 3 चाहिए मुझे भाई, और एफ में वैसे ही नहीं आ सकता, तो एफ को अगर मैं यहाँ करूँ तो 1 2 3 छोड़ के सी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एफ को यहाँ कर देता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी, और एक नाम जो बचा था ए वो यहाँ आ जाएगा, जो कि जी के नीचे होने वाला। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ वाला सॉल्व हो चुका है। तो 2 केस के साथ जाने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और देखो, नोटिस करना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप जब तक ना मिले अलग से लिखते जाओ और तब तक लिखो जब तक आप कंफर्म पोजीशन में ना आ जाओ। ठीक है, देखो आपका आंसर आ चुका है, सारी कंडीशन प्रॉपर अरेंज हो चुकी हैं। अब आपको इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो इसको आसानी के साथ इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर क्या दे सकते हैं, देखिए जरा क्या पूछा गया बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम मंथ में ही क्या हुआ है, पैदा हुआ है। ठीक है, सेम मंथ में। ए और डी देखो सेम मंथ में है क्या, ए और डी सेम मंथ में है क्या, बिल्कुल हाँ, ए और डी सेम मंथ में है भाई, एक तो मिल गया मुझे। और देखो जरा, बी और सी देखो अलग अलग महीने में, तो इसका आंसर ए और सी आएगा। वैसे भी ए और डी, सी और एफ की बात करें तो सी और एफ बिल्कुल अलग अलग है, और अगर बात करें डी और जी की, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए और सी शुड बी द आंसर, ए और डी नॉट सी। ए और डी एक ही महीने में पैदा हुए। ठीक है, देखो आपका आंसर आ गया। एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि कुल मिला जुला के यार क्वेश्चन की कहानी, क्वेश्चन की कड़ी कुछ ऐसी होती है कि अब आप जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन बनाना। अगर एक बार बन जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछे, 1000 क्वेश्चन पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए पूरा फोकस बनाने पे करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो ज़रा सब लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस की ये पजल है। ये क्वेश्चन जो देखेंगे आप, ये डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ साथ ऑर्डर एंड रैंकिंग को इंक्लूड करेगी। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस और ऑर्डर एंड रैंकिंग से मिक्स करती हुई एक पजल है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको प्रॉपर बनाइए। चलिए मैं इसको बना के दिखाऊं क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन को समझ के समझना है। ठीक है भाई, तो चलो जरा, इसमें क्या बोला गया, 6 लोग हैं, उनके नाम दे दिए गए, वो एक किसी पार्क में इस तरह से बैठे हैं, मतलब एक डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। भाई क्या बोला गया, जो अगल बगल बैठे व्यक्तियों की संख्या है वो क्या हो सकती है, या तो 3 या तो 4 मीटर हो सकती है ना। द पर्सन्स हु सिट एडजेसेंट टू ईच अदर कैन बी 3 मीटर और 4 मीटर ओनली। मतलब जो अगल बगल वाले हैं वो या तो 3 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे या तो 4 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, उनकी सबकी अलग अलग हाइट भी दी गई है। ठीक है भाई, तो हाइट वाइज भी इनको अरेंज करना है, प्लस डिस्टेंस और डायरेक्शन भी बनाना है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू के बीच में जितने लोग हैं उतने एम और क्यू के बीच में, और पी जो है वो छोटा है
केवल 2 व्यक्तियों से, एंड ही इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु थर्ड स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन जरा शुरू कर ले भाई, चलो जरा शुरू करते हैं इसको, पेज पे बनाते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूं। कितने लोग भाई यहाँ पे? 6 लोग हैं। तो 6 लोग में अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देखें तो 5 का डायग्राम बनाओगे, 1 2 3 4 और 5। ये देखो 5 का डायग्राम बना दिया। 6 लोग हैं तो जितने लोग होते हैं उससे एक कम का डायग्राम बनाते हैं। कंपैरिजन के क्वेश्चन सिखाया मैंने आपको। आगे जरा देखो इसमें, आगे जरा देखते हैं इसमें। दे ऑल आर इन डिफरेंट हाइट है। द डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू। भाई पी और क्यू जितने दूरी पर है उतने ही एम और क्यू भी होंगे। तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? क्यू। तो मैं ऐसे बना लूं, एम और क्यू जितनी दूरी पर होंगे उतनी दूरी पर कौन होगा? पी और क्यू भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि पी इधर आ जाए और एम उधर आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। चलो आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें आगे क्या बोला गया। जो पी है वो केवल 2 व्यक्तियों से ही छोटा है। तो P अगर केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, इसका मतलब डेफिनेटली P क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। P केवल 2 व्यक्तियों से ही छोटा है, मतलब बाकियों से बड़ा होने वाला है, नो डाउट, ठीक है। आगे जरा देखो इसमें क्या बोला गया। 4 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु थर्ड स्मॉलेस्ट अमंग दिंग। भाई जो P है उस व्यक्ति के क्या बोला गया कि 4 मीटर वेस्ट पे है, ठीक है, जो कि थर्ड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, थर्ड स्मॉलेस्ट दिया गया है, ठीक है, ठीक है। मैं एक काम करूं क्या? इसको रुक जाओ, एक काम करता हूं। यहां पर P, Q और M ले लिया एक केस के साथ। यहां पे भी ऐसा हो सकता है ना कि M इधर हो, Q इधर हो और P इधर हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, 2 केस बन रहे हैं इसमें। M और P की अपनी अपनी जगह चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि M और Q की जितनी डिस्टेंस है उतने ही P और Q की है। तो Q तो कॉमन बीच में होगा, M और P अपनी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बात बोली गई थी ना आगे लाइन में, ये बात बोली गई थी जो P है वो केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, वो तो ठीक है। एंड ही इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु इज थर्ड स्मॉलेस्ट। भाई साहब जो थर्ड स्मॉलेस्ट है, जो थर्ड स्मॉलेस्ट है उसके लेफ्ट में 4 मीटर पे, लेफ्ट मतलब वेस्ट की तरफ कौन बैठा है? P बैठा है। तो देखो ना, थर्ड स्मॉलेस्ट जो बंदा है उसके लेफ्ट में बोला गया, लेफ्ट मतलब वेस्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ बोला गया, ठीक है। आगे देखो, L इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ N। L N के उत्तर दिशा में 3 मीटर पे, ठीक है। तो यहां देखो N के उत्तर दिशा में 3 मीटर पे L है। L N के नॉर्थ में, अभी कुछ पता नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। आगे क्या बोला गया? L इज टॉलर देन O। L O से लंबा होने वाला, भाई ठीक है, O से तो लंबा होगा L। L इज टॉलर देन O है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे जरा देखो इसमें, Q इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ M। कौन? Q। Q जो है वो M के नॉर्थ वेस्ट में 5 मीटर पे है। तो अगर M के नॉर्थ वेस्ट में जाएं तो Q यहाँ, एक सेकेंड, Q की बात की गई है क्या इसमें? अच्छा जी, अच्छा। Q अगर 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट है M के, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि Q यहाँ कहीं होगा। M के 5 मीटर क्या है भाई? 5 मीटर की डिस्टेंस पे। ज़रा सोचो, अगर ये यहाँ हो गया तो आपको लगता है कि जितना दूर M से Q है, सिमिलरली उतने दूर पे कौन आ जाएगा? P आ जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी फिर 5 लेना पड़ेगा आपको। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में निकल के आ जाएगी। तो ये डायग्राम तो मुझे लग रहा है गलत है, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि फिर M जो है उसके डायगोनल में अगर Q आएगा तो फिर P तो आ ही नहीं पाएगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये हमारा डायग्राम सही चल रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। आगे जरा पढ़ लो इसमें, आगे क्या पढ़ ले भाई कि O जो है, सॉरी कहाँ गया, M हु इज नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है भाई, M सबसे टॉलेस्ट नहीं है, यानी यहां पर M तो नहीं आने वाला, किसी भी कीमत पे M तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे क्या था, ठीक है, जो O है वो सेकंड शॉर्टर है। O जो है वो सेकंड शॉर्टर है। जैसे ही बेटा O सेकंड शॉर्टर, अच्छा माफी चाहूंगा, O सेकंड शॉर्टर है मतलब दूसरा सबसे छोटा है, O आ गया, तो L तो कहीं भी इधर आ सकता है, ठीक है, ये भी डन हो गया हमारा। O इज सेकंड शॉर्टर एंड सिट 3 मीटर साउथ ऑफ द पर्सन हु इज सेकंड टॉलेस्ट। भाई O जो है,
ओ जो है वो सेकेंड जो टॉलेस्ट है, सेकेंड टॉलेस्ट जो है उसके साउथ में 3 मीटर पे, सेकेंड टॉलेस्ट के साउथ में कितने पर बेटा 3 मीटर पे है ना, देखो यहाँ पे सेकेंड टॉलेस्ट अमंग देम साउथ में है कितने पर 3 मीटर पे। यहां देखो जो P है ना वो साउथ वेस्ट में है किससे, Q से। जरा सोचो P अगर साउथ वेस्ट में है, आपको जरा बताना पड़ेगा कि किससे भाई, Q से बोला गया ना इसमें, Q से किससे भाई, यहाँ पे Q पे। अगर Q ये है तो इसका साउथ वेस्ट किधर होगा, ये ईस्ट होता है ये साउथ होता है, तो डेफिनेटली यहाँ कौन आएगा P, तो Q के साउथ वेस्ट में P होना चाहिए। अब जरा सोचो यहाँ पे साउथ, माफ़ी चाहूँगा साउथ वेस्ट बोला गया, ये साउथ ईस्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे P होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो ये आप नोटिस करेंगे कि Q के साउथ वेस्ट में ही तो P आ रहा, तो ये बिल्कुल सही जा रहा था। इसका मतलब ये डेटा जो है ना वो बिल्कुल सही जा रहा था। ठीक है, इसको हटा दो। आगे जरा देखो, कुछ और तो नहीं बोला गया इसमें, डिस्टेंस तो नहीं बोला गया। ठीक है, आगे देखो L के बारे में बात कर रहा कि जो L है वो P के ईस्ट में होना चाहिए, L P के ईस्ट में होना चाहिए। तो भाई L ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में कहीं पे ही होगा, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ देखो बना है P के ईस्ट में L होना चाहिए, और L से कौन आएगा, N आएगा। चलो आगे जरा पढ़ लेते हैं। L P के कहाँ होना चाहिए, ईस्ट में। डायरेक्शन बिटवीन L और P जो है वो बराबर है जितना M और L है। तो इसका मतलब डेफिनेटली L और P की दूरी अगर जितनी दी गई है उतनी M और L की दूरी जो है उतनी दी गई है, तो नो डाउट यहाँ पर बीच में कहीं पे L आने वाला है, यहाँ पर बीच में कहीं पे L आ जाएगा। भाई ये दूरी क्या हो गई, इनकी बराबर हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पे L आया है तो L के नीचे नो डाउट कौन आएगा, N आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की। देखो ये वाला डेटा पूरा बन गया आपका, हटा दो इसको। ठीक है, ये डेटा पूरा बन चुका है, हटा दो इसको। और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि P जो है वो किसी थर्ड कह सकते हैं, थर्ड क्या था यहाँ पे, थर्ड स्मॉलेस्ट था या क्या था। P के बारे में देखो यहाँ पे कुछ बोला गया था, थर्ड हाईएस्ट था कि थर्ड स्मॉलेस्ट था या थर्ड टॉलेस्ट था, कुछ ऐसे बोला गया। 4 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु थर्ड स्मॉलेस्ट अमंग देम। ठीक है, P इज शॉर्टर देन ओनली 2% एंड ही इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु इज थर्ड स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो P है उसके 3 मीटर क्या बोला गया था यहाँ पे, देखो एक बार पढ़ते हैं इसमें। कहाँ गया P शॉर्टर देन ओनली 2% एंड ही इज वेस्ट, हाँ वेस्ट बोला गया, थर्ड स्मॉलेस्ट के। तो आपको बिल्कुल ऐसा अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो होगी वो 4 होगी और ये डिस्टेंस भी 4 होगी। देखो 4 मीटर वेस्ट में P से आ गया, और थर्ड जो स्मॉलेस्ट है वो कौन होने वाला है भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड स्मॉलेस्ट इट इज L होने वाला है ना, स्मॉलेस्ट ही बोला गया था ना भाई। P शॉर्टर देन ओनली 2% सिट थर्ड स्मॉलेस्ट अमंग देम। अच्छा ठीक है, अभी हमने देखा तो थर्ड स्मॉलेस्ट की बात अगर करूं मैं तो थर्ड स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ से गिना जाए तो 1 2 3, थर्ड स्मॉलेस्ट में तो P आ रहा, और P जो है वो थर्ड स्मॉलेस्ट के वेस्ट में। कुछ मैंने गलत पढ़ा क्या ऊपर में, जरा एक बार देख लो। P शॉर्टर देन ओनली 2%, P केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, मतलब बाकियों से लंबा है। P केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है भाई, ये लाइन बोली गई थी, यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ मैंने गलत करी थी। P केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, तो P 1 और 2 से ही छोटा है, यहाँ आ जाएगा P। P केवल 2 बंदों से छोटा है, मैंने उसको गलत कर दिया, लंबा बना दिया था। ठीक है, और उस हिसाब से फिर L तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, L आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि L पीछे से तीसरे पे आ जाएगा, थर्ड स्मॉलेस्ट, और थर्ड स्मॉलेस्ट के लेफ्ट में यानी वेस्ट डायरेक्शन में P कितने पे आ जाएगा भाई, 4 पे आ जाएगा। ये आपका बन चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, आसानी के साथ आपका बन रहा है। तो भाई यहाँ पे ये डिस्टेंस जो हमने इमेजिन की थी ये भी आपका बन चुकी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस 4 हो गया और ये डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे दोनों बैठे गए। अभी सब कुछ ठीक चल रहा। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, सेकंड जो शॉर्टेस्ट है या सेकंड जो वो है टॉलेस्ट है, उसके साउथ में O है। ये लाइन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर लो भैया, सेकंड टॉलेस्ट बोला गया, शॉर्टेस्ट बोला गया। O इज सेकंड शॉर्टर एंड सिट 3 मीटर साउथ ऑफ द पर्सन हु इज सेकंड टॉलेस्ट। ठीक है, सेकंड टॉलेस्ट है भाई, ये टॉलेस्ट है। ठीक है, चलो अभी परफेक्ट है। सेकंड टॉलेस्ट के नीचे की तरफ जाना है O को लेके, मुझे भी सेकंड टॉलेस्ट वाली जगह खाली दिख रही है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन अभी बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। ठीक है,
आगे देखो यहाँ क्या बोला गया है, एल जो है ना वो साउथ में है क्यू के भाई 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। एल इज साउथ ऑफ क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3 मीटर। एल क्यू के साउथ में, जरा सोचो एल और क्यू की डिस्टेंस जो यहाँ पर है वो कितनी है, 3 मीटर। डन हो गया। चलिए आगे जरा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया भाई, एल जो है ना वो एन क्या बोला गया था इसमें कि एल एन एंड क्यू सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। एल एन और क्यू देखो स्ट्रेट लाइन पे है क्या, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। तो डायग्राम हमारा परफेक्ट चल रहा है भाई। एन इज नॉट सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन, एन सेकेंड टॉलेस्ट पे नहीं आने वाला भाई। देखो एन यहां नहीं आएगा, एन यहां नहीं आएगा। अगर एन यहां नहीं आएगा तो एन की दो जगह बच रही है, या तो सबसे आगे या तो सबसे पीछे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं इसमें, आगे बढ़ लेते हैं इसमें। एन इज नॉट द सेकेंड टॉलेस्ट, पी इज टॉलर देन एन। लो भाई पी किसी भी कीमत पर लंबा है एन से, तो यानी कि एन तो यहां आने वाला है। अगर एन यहां आ चुका है और आपको पता है एम सबसे लंबा नहीं है, तो एम की जगह तो सेकंड पे हो जाएगी। और जैसे ही एम की जगह सेकंड हो गई, आपको 100% पता चल गया कि एक नाम जो बच गया है इसमें वो आपका सबसे आगे आ जाएगा, और वो नाम क्या है, क्यू का। क्यू ही बचा शायद आपका सबसे आगे आ जाएगा। तो देखो ऊपर रैंकिंग अरेंज हो गई, और आपका यहाँ पे सेकंड टॉलेस्ट के साउथ में ओ है। सेकंड टॉलेस्ट के साउथ में हो तो सेकंड टॉलेस्ट कौन है, एम। तो एम के साउथ में कितने डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे हो जाएगा कौन भाई, ओ हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। ये सारी की सारी कंडीशन जो आपकी है वो बन चुकी है। एक लाइन जो हमने शुरू में मिस्टेक कर दी थी कि पी को गलती से यहाँ बिठा दिया था कि पी 2 बंदों से छोटा है, तो गलती से यहाँ रख दिया था मैंने। क्यों छोटा, मतलब वहाँ पे एक्चुअली 2 व्यक्तियों से लंबा मान के मैंने रख दिया था, इस वजह से थोड़ा सा सफल हुआ, लेकिन बाकी ठीक था। ये देखिए आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आसानी के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। जरा देख लेते हैं इसमें, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे भाई, इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो मैं आपको अगर बताऊं इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है, बताइए क्या पूछ सकता है भाई, आपसे पूछ सकता है कि एन और एम की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, पाइथागोरस लगा के आप बना दोगे। आपसे पूछ सकता है पी और एन की डिस्टेंस क्या होगी। आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्यू जो है वो ओ से किस डायरेक्शन में है। आपसे पूछ सकता है कि पी और एम की डिस्टेंस कितनी है। आपसे पूछ सकता है क्यू और एन की डिस्टेंस कितनी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आई विश आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली एक पजल आपके सामने ऑलमोस्ट आ चुकी है। देखिए यहाँ पे ये आ चुकी है क्या, नहीं ये नहीं थी, ये देखिए क्वेश्चन आपकी ये थी। जरा ध्यान से इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको ट्राई कीजिए बनाने का। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ट्राई कीजिए जरा इसको, ठीक है। तो आई विश आपने इसको बनाया होगा और आपसे बना भी होगा। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कल जब अनसर्टेन के साथ आ जाएगा तो उसको कैसे डील करेंगे। जरा देखो ध्यान से, 3 लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से बन सकता है। पहले एक सर्कल बनाइए। कभी भी याद रखिएगा कि जब अनसर्टेन वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको सर्कल बना के सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो एक सर्कल बनाते हैं, इसमें ऐसे बना लिया मैंने एक, मान लो, ठीक है, एक सर्कल। और हमेशा सर्कल में ना एक सब्स्टिट्यूट बना के लेके चलना, या एक दूसरा सर्कल भी लेके चलना जब अनसर्टेन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो फ्लोर आ जाए, बॉक्स आ जाए, अनसर्टेन रो आ जाए, अनसर्टेन सर्कल आ जाए, तो 2 केस से ही चलना है भाई आपको। अब जरा इसकी फर्स्ट लाइन को बिना समय गंवाए पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी इसमें, फर्स्ट लाइन जो बोली गई इसमें, अच्छा अच्छी बात क्या है कि सबका चेहरा कहाँ पे है, सेंटर में। सब लोग अंदर में देख रहे हो तो बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे लिए कि 2 बंदे जो बैठे हैं भाई ए और बी के बीच में बैठे हैं। तो अगर ए और बी के बीच में 2 बंदे बैठे हैं तो ये देखो ए हो गया, 1 और 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है। अब ये कहोगे इधर आ सकता है तो इधर भी तो आ सकता है। तो मान लो ए ये हो गया, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बी आ गया। ए और बी के बीच में हर हाल में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया, सी जो है वो सेकंड राइट है किसके, बी के। अच्छा बी के सेकंड राइट में अगर सी है तो सब अंदर देखेंगे तो राइट इधर ही होगा। तो 1 और 2 पे सी हो गया। इसमें देखो सेकंड राइट में सी यहाँ हो जाएगा, नो डाउट बिल्कुल बनता जा रहा है। आगे देखो क्या बोला गया कि सी जो है वो किसी भी हाल में पड़ोसी होना चाहिए किसका, डी और ई का। अगर सी डी और ई का पड़ोसी होगा तो यहाँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा भाई। सी जो है वो डी और ई का पड़ोसी हो जाएगा। तो मान लो अगर डी को यहाँ रखूँ तो ई तो यहाँ होने वाला है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ई नीचे और डी ऊपर हो। तो एक काम करेंगे, इसी डायग्राम को यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इसी डायग्राम को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे लाइक ऐसा, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से
ए था, ए के बाद 2 गैप करके इसमें मैंने क्या किया, बी कर दिया, बी के बाद फिर एक गैप करा, सी करा। तो अब देखो यहाँ पे डी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ डी। ये आपका पूरा बन गया। इसमें आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बोला गया कि एफ इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में एफ होने वाला है। तो 1 2 3 यहाँ पे एफ आ जाएगा, और इसमें देखो 1 2 3 नहीं आ सकता, तो ये केस तो अब पूरा गलत हो गया, ये केस अब पूरा गलत हो चुका है, ठीक है ना। आगे जरा देख लेते हैं। इसमें आगे क्या बोला गया, 3% बिटवीन ए एंड सी। भाई ए और सी के बीच में 3 लोग यहाँ पे बैठेंगे, है ना। 3% बिटवीन ए एंड सी, इधर से देखो तो 1 2 3 4 लोग बैठ रहे हैं ए और सी के बीच में, तो इधर से फिर चेक कर लो। तो ए और सी के बीच में अगर 3 लोग होंगे तो यहाँ पे देखो एक तो ऑलरेडी है, एक 2 और मान लो और एक और मान लो। तो ए और सी के बीच में अगर इधर से आप जाओगे तो ए और सी के बीच में देखो कितने लोग हैं, 1 2 और 3 लोग हैं। 3 लोग बोला गया, ऐसा थोड़ी बोला गया कि आपको इधर से देखना है। आगे क्या बोला गया देखो जरा, ये देखो लेफ्ट भी बोला गया, ए के लेफ्ट से काउंट करेंगे। जे इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, भाई ई के जस्ट राइट में जे है, तो यहाँ जे होने वाला है। ई के जस्ट राइट में जे हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जनरली इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताओ इस लाइन में कितने लोग हैं, जनरली ये सर्कल में कितने लोग, गिनो जरा कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, 9। एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपसे बनना चाहिए था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, चेक कर लें एक बार जरा सा। ये देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इस पूरे सर्कल में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 9, कि भाई 9 लोगों को आप आसानी से बिठा सकते हैं। आसानी से मतलब आसानी से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9 इज द आंसर। ओके, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको बनते हैं। ये तो बेसिक मैंने बताया, जब मैं इसके अभी एडवांस क्वेश्चंस बताऊंगा, या कहा जाए कि मैं मेंस की एक सीरीज लेके आऊंगा आपके सामने, जिसमें मेंस के क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं, तो वहाँ ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या बढ़ते हैं, अब ये क्या क्वेश्चन ज़रा पढ़ो इसमें नेक्स्ट। इसमें आपको 12 लोग दिए गए कि 12 लोग जो हैं वो एक सर्कुलर टेबल पे है। बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि भाई सभी के सभी लोग अंदर देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, ज़रा इनको अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि इन 12 लोगों में 4 लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है भाई, कलर पसंद है। 4 ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, कलर पसंद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, दे सभी इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। और यहाँ पे एक जो लाइन बोली कि थोड़ा ध्यान देने वाली है कि नो 2 पर्सन्स हु आर इमीडिएट नेबर्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं बैठाना। अगर ए बैठा तो उसके बगल में बी नहीं आएगा, अगर बी बैठा तो उसके बगल में ए और सी नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला भी शायद है कि यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे एक्चुअली बी है, बी डज नॉट सिट नियर ए एंड सी, ए और सी के बीच में बी नहीं बैठेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बात कुल मिला जुला के ऐसी बोलेगी। जरा देखो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से होती कि जो एल है वो 4th लेफ्ट में है किसके, जिसको क्या पसंद है भाई, रेड पसंद है। एल 4th लेफ्ट में है उसके, जिसको क्या पसंद है, एल पसंद है। चलो बनाते हैं इसको जरा सा। 12 का डायग्राम ले लो यहाँ पे। अगर 12% का डायग्राम बना दो मैं इसमें, ये ऐसे बना देते हैं। 8 के बाद एक सेकेंड, 8 9 10 11 12। एक केस और इमेजिन कर लो यहाँ पे, 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारा बन चुका है, ठीक है भाई। सभी लोग अंदर देख रहे हैं। तो शुरुआती फर्स्ट लाइन क्या है इसकी, देखो जरा। द वेरी फर्स्ट लाइन सेट की जो एल है वो जिसको रेड पसंद है कि उसके लेफ्ट में 4th पे। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि सेंटर फेसिंग वाले को नीचे बिठाते हैं, तो जिस पर्सन को रेड कलर पसंद है भाई उसके लेफ्ट 1 2 3 और 4 पे एल आ जाएगा। 4 बोला गया ना, हाँ। यहाँ पे भी देख लो ऐसे ही, जिसको रेड पसंद है भाई उसके लेफ्ट 1 2 3 और 4 पे कौन आ चुका है, एल आ चुका है। एल रेड के लेफ्ट 4th पे आ गया, ठीक है। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें। एन और एल जो है वो इमीडिएट नेबर है। कौन कौन भाई, एन और एल। तो अगर इमीडिएट नेबर हैं तो इस डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो एन को अगर मैं यहां कर दूं, पड़ोसी हो गए, और इसमें एन को मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों नेबर्स हो गए। चलो आगे पढ़ लो, इसमें क्या बोला गया आगे। इसके बाद क्या बोलता है कि 3 पर्सन्स बिटवीन एन और जिसको येलो पसंद है। एन और येलो के बीच में 3 है, तो अगर 1 2 3 छोड़ूंगा तो यहाँ येलो आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पे डाउटफुल इसको लिख लो बेटा कि एन और 1 2 3 छोड़ेंगे तो येलो वाला है, ठीक है।
एन और येलो के बीच में कितने लोग हो गए, 3 हो गए। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें, द वन हु लाइक रेड, भाई जिसको लाल रंग पसंद है, एंड येलो आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी लाइन मानी जा सकती है कि जो हम इमेजिनेशन लेके चल रहे थे कि येलो 1 2 3 छोड़ के यहाँ आएगा, वो यहाँ नहीं आ सकता। 1 2 3 छोड़ के येलो वाला पर्सन जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये येलो आ गया। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के येलो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कौन हो जाएगा, येलो वाला हो जाएगा, ठीक है, येलो वाला व्यक्ति वहां पे हो जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसमें। क्यू जो है वो एम के लेफ्ट में 4th पे है। कौन, क्यू एम के लेफ्ट 4th पे। मुझे कहीं एम और क्यू का पता है क्या, मुझे कहीं पे एम और क्यू का नहीं पता, तो उसको लिख लो क्यू एम के लेफ्ट 1 2 3 और 4th पे। एम के बाईं तरफ चौथे स्थान पे क्यू है। जरा पढ़िएगा इस लाइन को अच्छे से कि क्यू एम के लेफ्ट 4th पे है। जो मतलब कौन, एम, जिसको क्या पसंद है भाई, ग्रीन कलर पसंद है। चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि एम को ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, ये भी डन हो गया। आगे लिखो, एम को ग्रीन कलर पसंद है एंड ऑल्सो सिट 3rd टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक येलो। अब ये एंड ऑल्सो की बात कर रही तो फर्स्ट पर्सन की बात होगी बेटा। फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, क्यू, यानी जो क्यू है ना, क्यू के बारे में बोला गया कि क्यू येलो वाले बंदे के राइट में 3rd पे होना चाहिए। क्यू येलो के राइट 3rd पे, तो अगर येलो यहाँ पे तो उसके राइट 1 2 3, यहाँ पे क्यू आ गया। इसमें देखो अगर तुम अंदर देख रहे हो तो राइट 1 2 3 पे क्यू आ ही नहीं सकता, तो ये केस तो गलत हो गया। और अगर वो वाला केस गलत हो गया तो ये तो बिल्कुल बधाई के पात्र है आपकी, सही है। अच्छा, जैसे ही क्यू आया तो आप एम को बेझिझक रख सकते हैं। कैसे, क्योंकि एम के लेफ्ट 4th में हमको क्यू रखना है, तो एम तो यहीं आएगा फिर 1 2 3 4, क्योंकि एम अंदर देख रहा है, ये सारे लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे लोग अंदर देख रहे हैं। वो केस गलत हो चुका है, ये केस बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो उसको लेके चलते हैं भाई। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला गया। आगे क्या बोला गया, ओ जो है ना वो डब्लू का ऑपोजिट है भाई। डब्लू के ऑपोजिट में ओ कहाँ कहाँ पे, देखो पहले नहीं आ सकता, ओ यहाँ नहीं आ सकता, 1 कैंसिल, ओ यहाँ नहीं आ सकता, 2 कैंसिल, ओ यहाँ नहीं आ सकता, ये कैंसिल, ओ यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब हमारे पास ओ की पॉसिबल जगह बच रही, देखो एक ये 2 बच रही हमको, इसके अलावा एक ये बच रही, 2 जगह बच रही यहाँ पे ओ की और किसकी, क्या बोला गया था यहाँ पे, ओ की और डब्लू की, ठीक है। बट ये जो बट है वो किसके लिए भाई, ओ के लिए है, कि जो ओ है उसको कोई कलर पसंद नहीं। अगर ओ को कोई कलर नहीं पसंद है तो ओ की जो पॉसिबिलिटी बन रही थी भाई, वो एक ये बन रही थी और एक ये येलो वाली बन रही थी। तो ओ को अगर कलर पसंद नहीं है तो ओ की चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे ओ के चांसेस। और क्योंकि अगर ओ को मैं यहाँ रख दूंगा, अगर मैं ओ को यहाँ रखूंगा तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी यहाँ रेंज नहीं होगा, और यहाँ डब्लू हो सकता है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, छोड़ो इसको। लेकिन मैं एक चीज़ लिख दूँ कि ओ और डब्लू आमने सामने बैठे और ओ को कलर नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। आगे ज़रा पढ़ लो इसमें, ओ जो है ना वो पी के लेफ्ट 3rd पे, पी के लेफ्ट 3rd पे ओ, लेफ्ट बोला गया, तो मान लो अगर पी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 पे ओ आ नहीं सकता। पी को यहाँ रखूँ 1 2 3 पे ओ आ तो जाएगा, लेकिन ओ के सामने डब्लू नहीं आएगा। पी अगर येलो हुआ तो 1 2 3 पे ओ आ नहीं सकता। पी यहाँ रखूँगा 1 2 3 पे ओ यहाँ आ सकता है। पी यहाँ रखूँ तो 1 2 3 पे ओ आ नहीं सकता, पी यहाँ रखूँ नहीं आ सकता। मतलब एक बात सही है कि पी जो आने वाला है वो यहाँ आएगा, और पी के लेफ्ट 1 2 3 पे यहाँ क्या आएगा, डब्लू ओ आ जाएगा। और ध्यान रखो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, और ओ के ठीक सामने यहाँ पे डब्लू मुझे दिखाई दे रहा है। पी के लेफ्ट 3rd पे ओ के ठीक सामने डब्लू। अभी ज़रा आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये चीज़ तो हो चुकी, आगे ज़रा पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला गया। आगे क्या बोला गया भाई, क्यू और डब्लू जो है वो नेबर नहीं होंगे, क्यू और डब्लू नेबर नहीं होंगे, ये देखो बात बोल दी गई। अगर क्यू और डब्लू नेबर नहीं होंगे तो जो पी की पॉसिबिलिटीज हम लेके चल रहे थे वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन पढ़ो जरा सा, कहाँ पे हम पहुंच गए थे। ओ जो है वो डब्लू के ऑपोजिट है, लेकिन यही ओ जो है वो किसी भी कीमत पर कलर नहीं पसंद करता है, ठीक है, बट नॉट लाइक कलर।
और उसके बाद बोला गया ओ सिट ऑपोजिट टू डब्ल्यू और उसको कलर नहीं पसंद है, ओ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, पी हु डज नॉट लाइक येलो कलर। जरा सोचो पी पहले कहां रखेंगे, इमेजिन करो। ओ और डब्ल्यू आमने सामने चाहिए भाई, पी को येलो कलर नहीं पसंद है और पी के रिस्पेक्ट में ही तो रखना है आपको, सबको रखना है भाई। इसमें अगर देखा जाए पी के लेफ्ट थर्ड में कोई बैठेगा, ओ बैठेगा और ओ के ठीक सामने डब्ल्यू रखने वाले अपन, है ना। तो अगर मैं सोचो पी को रेड कलर बना दूं, पी को येलो कलर नहीं पसंद है भाई, पी को यहां रख के देखा था तो चीजें बन नहीं रही थी, क्योंकि यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा जो कि क्यू का पड़ोसी नहीं होगा। पी को मैं यहां रखूं कहां पे, रेड पे, तो पी के लेफ्ट 1 2 3 पे ओ आएगा और ओ के ठीक सामने डब्ल्यू आ जाएगा भाई, जिसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये एक पॉसिबल केस हमारा बनता दिखाई दे रहा है। और नोटिस करना यहां पे कोई भी लेटर अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होना चाहिए भाई। आगे जरा पढ़ लें, यहां तक तो ठीक लगा मुझे। V और R जो है वो किसी भी कीमत पर ऑपोजिट बैठने वाले हैं, तो ऑपोजिट की जगह मुझे खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, ये वाली। तो अगर मैं V को यहाँ करूँ तो यहाँ नो डाउट R हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ V हो और यहाँ पे कौन हो, R हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। उसके बाद देखो क्या बोला गया, U जो है ना वो यहाँ पे एक्चुअली ये S है, U जो है वो S के जस्ट लेफ्ट में, U S के जस्ट लेफ्ट में, जरा देखो U S के जस्ट लेफ्ट में कहाँ आ सकता है, यू एस के जस्ट लेफ्ट में, तो एस ये हो जाएगा, इसके जस्ट लेफ्ट में यू यहाँ आ गया, ठीक है। आगे देखो जरा क्या बोला गया था, और हु मतलब किसकी बात हो रही, एस की। एस जो है ब्लू कलर वाले की तरफ देख रहा है, ब्लू कलर वाले की तरफ देख रहा है एस, तो ब्लू कलर कौन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो क्या सारी कंडीशन मैच होगी। 4 बंदे हैं जिनको कलर पसंद है, 4 ही बोला गया शायद ना, तो 1 आ गया, 2 आ गया और ये 3 आ गया। मुझे पता है कि एम को ग्रीन कलर पसंद है, तो ये देखो ग्रीन आ गया, तो 4 कलर तो हमारे फिक्स हो गए। यहां पर एक चीज अभी डाउट में, आर और वी, और हमारे पास जरा देखो नाम की बात करें तो एक नाम कौन सा बच गया, नाम इसमें कुछ बोला गया था क्या, एक नाम और बच गया भाई, बी, बी बचा है क्या, बी, बी, बी के बारे में बोला गया, नहीं बी नहीं बोला गया यहाँ पे। नाम कौन सा बच गया भाई, देखो जरा सा, अगर बात करें एल हो गया, एम हो गया, एन बचा है क्या, एन, एन हो गया, एल एम एन, ओ देखा जाए अगर ओ तो ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी देखो बचा है क्या, टी 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 बचा है शायद इसमें, देखो चेक करो, टी शायद बचा हुआ है इसमें, टी बचा हुआ है क्या, वो टी यहां आ जाएगा, देखो जरा टी बचा हुआ इसमें, शायद टी तो नहीं हुआ ना। और एक चीज जरा पढ़ो, इसमें सारी कंडीशन तुम्हारे साथ मैच हो रही क्या, कहीं कोई लाइन हमने स्किप तो नहीं करी, क्वेश्चन तो बन गया भाई। क्या बोला गया कि एल जो है वो किसके भाई, जिसको रेड पसंद है उसके लेफ्ट फोर्थ में, ठीक है। एन और एल नेबर्स हैं, ये भी ठीक है। 3% बिटवीन एन एंड जिसको येलो पसंद है, बिल्कुल सही था। जिसको रेड पसंद है और येलो पसंद है, जो अगल बगल नहीं बैठ सकते, ये भी वहां ठीक था। क्यू जो है वो फोर्थ लेफ्ट है एम की, यहां से देख लो क्या क्यू एम के लेफ्ट में फोर्थ पर है, तो बिल्कुल क्यू एम के लेफ्ट में फोर्थ पे दिया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला गया, एम को ग्रीन पसंद है और ये जो क्यू है वो थर्ड राइट है किसके, जिसको येलो पसंद है, ठीक है। ओ इज ऑपोजिट टू डब्ल्यू, ये भी ठीक था हमारा। ओ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, हु डज नॉट लाइक येलो, ठीक है। क्यू और डब्ल्यू जो हैं वो इमीडिएट नेबर होने चाहिए, क्यू और डब्ल्यू इमीडिएट नेबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ तो ठीक दिख रहा है मुझे, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए इसमें क्या बोला गया, वी और आर जो है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, वी और आर ऑपोजिट हैं, और यू जो है वो एस के, यू का एस के जस्ट लेफ्ट में बैठा है और उसका चेहरा जिसको ब्लू कलर पसंद है उसकी तरफ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी और आर और वी जो है वो क्या होगा भाई, ऑपोजिट में ऑब्लिक कंडीशन में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं बैठा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो एक बार देखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर देखा जाए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये चीज़ें आपकी अरेंज हुई हैं, लेकिन अगल बगल अल्फाबेट वालों को नहीं बिठाना। तो एम आर, ठीक है, पी से आर जाए तो क्यू आर होता है भाई, वी के बाद देखें तो वी के बाद एम आ नहीं रहा, क्यू आर, आर क्यू नहीं बन रहा है यहाँ पे,
हाँ ये दिख रहा है मुझे, देखो ये चीज़ दिख रही मुझे कि Q के बगल में R तो नहीं आ सकता, क्योंकि ABCD में Q के जस्ट बाद R आता तो यहाँ पे V आ जाएगा, और अगर यहाँ V आ जाएगा तो नो डाउट यहाँ R आ जाएगा। अब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया क्वेश्चन, अब बिल्कुल क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थी, कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस उनके जो लेटर्स, उनकी जो पोजीशंस, और स्पेशली एंड और बट वाला केस। ये देखो आपका पूरा सॉल्यूशन आ गया, ब्लू ये हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, बाकी सारे के सारे पोजीशंस आ गई। कोई भी लेटर अपने अगल बगल वाले लेटर के पास नहीं बैठा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है भाई। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया था, चेक कर लो। नहीं सर, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बार उसका सॉल्यूशन फिर से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, सॉल्यूशन को प्रॉपर लिख लीजिए, ठीक है ना। क्यू के जस्ट बगल में आर नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू और आर ABCD में आसपास आते हैं, ठीक है। चलिए डन, लिख लिया होगा सॉल्यूशन आपने। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए भाई, क्या बोला गया। 8 लोग हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, जिसमें से कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको बस अरेंज करना है कि कौन कहाँ देख रहा है, कौन कहाँ नहीं देख रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पहलू भाई, जरा ध्यान दीजिए इस पर, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाने की कोशिश करिए इसको। जरा मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हिंदी वर्जन ये है कि 8 लोग हैं, उनके नाम दिए गए, वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, कुछ केंद्र की ओर हैं, कुछ क्या देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, 8 के नाम आपको मैंने बता दिए थे। हिंदी में देखो यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको, QRST PQRST XYZ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आगे, 8 को बिठा के यहाँ पे चलते भाई, जरा सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा सॉल्व करिए इसको। कितने लोग हैं इसमें, बोला गया 8 लोग हैं, तो नो डाउट 8 का डायग्राम कैसे बनाओगे। और आपको पता है कि जब सेंटर आउट वाला केस आएगा तो कभी भी सिंगल डायग्राम से तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर सकते। अगर आप सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन शुरू करोगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 का डायग्राम हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे जरा देखिए, इसमें सबसे पहले क्या बोला गया। एक लाइन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ पर्संस हु फेसिंग आउटसाइड, वो व्यक्ति जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, नंबर ऑफ पर्संस हु फेसिंग आउटसाइड इज स्टेबल मोर देन द नंबर हु फेसिंग इनसाइड। मतलब जो बाहर देख रहे हैं वो लोग ज्यादा हैं, अंदर देखने वाले कम हैं, ठीक है भाई। W से शुरू करते हैं कि W जो है वो Y के लेफ्ट में थर्ड पे है भाई, W Y के लेफ्ट में थर्ड पे, ठीक है। अच्छा कुछ और तो नहीं बोला गया Y के बारे में, ओनली 1% बिटवीन W, ठीक है। W जो है वो Y के लेफ्ट थर्ड पे। तो एक काम करें, एक डायग्राम में Y को मैं नीचे बिठाता हूं, अंदर दिखाता हूं, तो Y के लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, W। और एक डायग्राम में Y को ऊपर बिठाता हूं और बाहर दिखाता हूं, तो Y के लेफ्ट थर्ड पे कौन आ जाएगा, W। क्वेश्चन शुरू हो चुका है भाई, क्वेश्चन शुरू ऐसे करना है। आगे बोला गया था इसमें कि W और Q के बीच में 1 लोग होंगे, तो अभी डाउटफुल है, W और Q के बीच में 1 लोग होंगे ऐसा बोला गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, Z जो है, Z और S एक ही दिशा में देख रहे हैं, बस उसी दिशा में देख रहे हैं जिस दिशा में कौन देखता है, X। मतलब इसको अगर लिखूं मैं तो Z और S उसी दिशा में देख रहे हैं जिस दिशा में कौन देख रहा है, X देख रहा है। मतलब X के ही इक्विवेलेंट उनकी फेसिंग है, Z की और S की, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया भाई, इमीडिएट नेबर ऑफ Y फेसिंग सेम डायरेक्शन। भाई Y जहां भी है उसके पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं, या तो दोनों अंदर देखेंगे या तो दोनों बाहर देखेंगे। तो Y के जो पड़ोसी हैं वो एक ही दिशा में देखेंगे, यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या, सेम डायरेक्शन में भाई, सेम डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। आगे जरा पढ़ लो इसको जल्दी से, क्या बोला गया आगे। इसमें बोला गया S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट थर्ड पे S आएगा, मुझे नहीं पता S जो है वो Q के लेफ्ट 1 2 3 पे S आ गया, Q के लेफ्ट थर्ड पे कौन आएगा, S। Q एंड R इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। भाई Q और R एक साथ बैठेंगे, तो Q और R अगर एक साथ बैठेंगे तो जरा सोचो, जो Q और W के बीच में 1 लोग था, अगर यहां पे मैं Q कर दिया तो R यहां भी आ सकता है। ये एक डाउट पोजीशन है, ठीक है। मैं काम करता हूं, Q और R जो है वो अगल बगल बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन Q से काफी हद तक जुड़ा है, Q और R एक साथ। देखो Q से S जुड़ा है, Q से W जुड़ा है, Q से R जुड़ा है, तो ये एक मुझे पॉइंट मिल रहा। और एक सेकेंड रुकना, जब Q से W दिख रहा है मुझे
तो Q से W बिठाने के लिए दिक्कत क्यों जा रही, क्योंकि W यहाँ पे तो एक छोड़ के Q इधर और उस साइड भी आ सकता है। अगर आप चाहो तो इसका एक सब्स्टिट्यूट ले सकते हो क्वेश्चन शुरू करने के लिए, लेकिन ठीक है अभी जरा पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक्स और आर जो हैं वो पड़ोसी हैं और उनका चेहरा क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक्स और आर एक साथ बैठे भाई, एक्स और आर, ठीक है, एक्स और आर एक साथ बैठे। मैंने क्यू और आर क्यों लिखा है भाई, जरा एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं क्यू तो नहीं बोला गया इसमें। एस इज जेड और एस एक दिशा में देख रहे हैं, एक्स के सिमिलर, इमीडिएट नेबर ऑफ वाई फेसिंग सेम डायरेक्शंस, ठीक है, और एस इज थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, क्यू और आर जो है बेटा, सॉरी नॉट क्यू, इट इज एक्स और आर है, ये बेटा क्यू नहीं है, एक्स और आर है, एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, आगे जरा बढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया। आगे की जो कहानी इसमें बोली गई वो बहुत अच्छे तरीके से बोली गई है कि यहां पे था z इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ r। भाई z r के लेफ्ट सेकेंड पे, ठीक है ना, r के लेफ्ट सेकेंड पे कौन आएगा, z। दो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन कहीं कुछ हिंट मिल ही नहीं रहा, सब लिखते चले जा रहे हैं, कुछ तो मिलेगा जो हमारे काम का होगा। आगे जरा पढ़ लो, कोई एक लाइन है जो हमारे काम की मिलने वाली है इसमें। आगे देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। भाई आर के पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो यहां भी लिख लेता हूं कि आर के जो पड़ोसी है ना वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। आर के जो पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। आगे बोला गया z इज नॉट द नेक्स्ट ऑफ s। z कहीं बिठा लो लेकिन s के बगल में बिठाना, s बोला गया था ना इसमें, s के, हाँ, z और s एक साथ नहीं बैठेंगे। आप नोटिस करते जाओ, क्वेश्चन में सिर्फ दो चीजें बनी दिखाई दे रही हैं और उसके बाद पूरा डेटा ऐसे ही चलता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए जरा सा, कुछ तो मिलेगा। y और w जो है वो उस सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, y और w जो हैं वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं, मतलब अगर y अंदर देख रहा है तो w भी कहाँ देखेगा, अंदर। अगर y बाहर देख रहा है तो w भी कहाँ देखेगा, बाहर। ये लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। आगे जरा बढ़ लो, कुछ तो दिया होगा। s जो है वो W का पड़ोसी नहीं है। क्या बोला गया, S W का पड़ोसी नहीं है। अब अगर S W का पड़ोसी नहीं है, सोचो जरा, यहां पे S नहीं आ सकता, यहां पे S नहीं आ सकता, और S को Q के लेफ्ट थर्ड पे बिठाना है, S को Q के लेफ्ट थर्ड पे बिठाना है भाई। तो जो Q की कंडीशन है वो कहां जाएगी भाई। देखो, अगर S यहां नहीं आ सकता, देखो सारी कंडीशन मेरे ख्याल से मैंने पढ़ के पूरा अरेंज कर लिया, कोई लाइन छूटी तो नहीं इसमें। देखो जरा, सारी लाइन पढ़ ली इसमें। W जो है वो Y के लेफ्ट थर्ड पे हो गया था, ओनली 1% बिटवीन W एंड Q, ठीक है। Z और S जो है एक ही दिशा में देख रहे हैं, X का ये भी हो गया था। Y के पड़ोसी जो है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, बन गया था यहाँ पे। S जो है वो थर्ड लेफ्ट है Q के, ये भी हमने बनाया था यहाँ पे। X और R जो है नेबर्स हैं, Z सेकेंड लेफ्ट है R के, ठीक है, और इमीडिएट नेबर ऑफ R फेसिंग सेम डायरेक्शन, Z डज नॉट नेक्स्ट टू S। Y और W जो है उनका चेहरा एक ही दिशा में, और S जो है वो W का पड़ोसी नहीं है। अब जरा समझना क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। देखो यहाँ पे बनाएंगे कैसे, बहुत डेटा कलेक्ट किया भाई, डेटा कलेक्ट करते गए कुछ इसमें मिला ही नहीं जो मैं अरेंज कर पाऊँ। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं, किससे, Q से। अगर मान लो मैं Q को यहाँ रखा, एक सिचुएशन और मुझे बनती दिखाई दे रही कि Q इधर भी आ सकता है, तो क्यों ना एक डायग्राम छोटा सा यही इमेजिन कर लें, एक छोटा सा डायग्राम इमेजिन कर लूं जिसमें y तो अंदर देख रहा, w भी अंदर देख रहा, w और q के बीच में एक लोग में q को इधर कर दूं ऑपोजिट में। सिमिलरली यहां पे अगर w दिख रहा मुझे, तो अब की बार जो q है एक केस में यहां कर लेता हूं, और एक केस और छोटा सा ही इमेजिन करो भाई। अब क्वेश्चन में तुमको कुछ मिल नहीं रहा तो क्वेश्चन को बनाना तो पड़ेगा। यहां पे w आ गया जो कि बाहर देख रहा, यहाँ पे y आ रहा है जो कि कहाँ देख रहा है भाई, बाहर देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोड़ के q को यहाँ कर लिया। क्वेश्चन हमारा अब देखो कंटिन्यू हो चुका, तो ये जो लाइन थी इसको हटा दीजिए, ये लाइन पूरी हटा दीजिए। अब जरा देखो q से रिलेट करके कुछ और बोला गया क्या भाई, s के बारे में बोला गया कि q जो है वो हर हाल में s के q के लेफ्ट थर्ड में s होने वाला है। तो q के लेफ्ट थर्ड गिनो तो 1 2 3 यहाँ s हो सकता है, 1 2 3 यहाँ भी S हो सकता है, ठीक है। Q के लेफ्ट थर्ड पे S, देखो इसमें देखो 1 2 3 पे S नहीं होगा, लेकिन अगर Q के 1 2 3 यहाँ देखें तो S हो सकता है, ठीक है। और Q के लेफ्ट थर्ड बोला गया तो Q को तो इसमें बाहर दिखाना पड़ेगा,
लेफ्ट थर्ड पे कौन आ गया, एस। ये डायग्राम रन हो चुका है, ये अभी स्टे करके रखा है। इसमें देखो क्योंकि 1 2 3 पे एस इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। इसमें देखो 1 2 3 पे एस नहीं आएगा, लेकिन 1 2 3 पे एस यहाँ आ जाएगा। लेफ्ट थर्ड बोला मतलब ये अंदर देख रहा, तो इसका मतलब जो मेन डायग्राम हम लेके चल रहे थे उसमें डाउट हो गया सिचुएशन, लेकिन जो अलग से हम लोगों ने प्लान बी रखा है वो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। तो फिलहाल इसको होल्ड पे रखेंगे, छोड़ देंगे। अब जरा देखो यहाँ पे एस के बगल में जेड को नहीं बिठाना, तो भाई जेड तो यहाँ नहीं आएगा इस डायग्राम में, उसमें तो भी कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो, जेड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और जेड जो है वो आर के लेफ्ट सेकेंड पे होना चाहिए भाई, जेड यहाँ होगा नहीं। लेफ्ट सेकेंड की बात करें तो और कोई जगह दिख रही नहीं मुझे, लेफ्ट सेकेंड में मुझे जगह यही दो दिख रही, आर के लेफ्ट सेकेंड में कौन आएगा, जेड, ठीक है। और एक बात बोली गई थी क्या कि एक्स और आर जो है वो पड़ोसी हैं भाई, एक्स और आर अगर पड़ोसी हैं तो नो डाउट आर तो यही आने वाला, फिर आर जो होगा वो यही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा, एक्स आएगा, और आर के लेफ्ट सेकेंड पे जेड है, तो आर को बाहर दिखाओगे तो जेड यहाँ बीच में आएगा। मुझे लग रहा है ये डायग्राम बन जाएंगे, ये जो हम लेके चल रहे थे मेन डायग्राम वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ये देखो एक्स मुझे दो जगह चाहिए भाई, एक्स और किसकी, आर की, तो आर ये हो गया, एक्स ये हो गया, ठीक है। और आर के लेफ्ट सेकेंड पे कौन होने वाला है भाई, जेड होने वाला है, लेफ्ट सेकेंड बोला गया ना, तो इसमें अगर अंदर दिखाऊं तो यहां जेड हो जाएगा, ठीक है। और कोई केस बन रहा है क्या आर का, उस वाले में अगर मान लो आर को मैं यहां रख दूं किसके पास, वाई के पास, तो एक्स यहां आ सकता है और आर के लेफ्ट सेकेंड पे जेड इधर भी आ सकता है। वहां पे एक केस और बंदा दिखाई दे रहा है, फिलहाल छोड़ दो उसको, फिलहाल उसको छोड़ो। ये देखो हमारा आर जेड हो गया, एक्स आर हो गया, ये यू और एस हो गया। मुझे लग रहा है ये डायग्राम पूरा बन चुका है। इसमें एक नाम जो बचा खुचा है वो कौन सा आ जाएगा, पी क्यू आर में पी ही तो बचा है। ये देखो इसमें पी आ गया और इसमें भी पी की कंडीशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये मेरा बन चुका है। जो मेजर डायग्राम था वो भाई गलत हो गया, इसको हटा दो, मेजर डायग्राम गलत हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ज़रा चेक करना है, इसमें जेड एस के बगल में नहीं बैठ सकता भाई, और z जो है वो s के बगल में नहीं बैठ सकता, ठीक है। हाँ यहाँ पे हमने क्यों नहीं करा था z, क्योंकि s के बगल में z आ जाएगा, ठीक है। तो वो ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा, ये भी हमारा बन चुका है। r के जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं भाई, तो अगर r का एक नेबर बाहर देख रहा है तो दूसरा भी कहाँ देखेगा, बाहर। इसमें r का एक नेबर जो है वो अंदर देख रहा है, दूसरा भी कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा। मेरे ख्याल से डायग्राम आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। y के नेबर्स एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो y का एक नेबर बाहर देख रहा है तो दूसरा भी कहाँ देखेगा, बाहर। इसमें देखो y का एक नेबर शायद इसमें अंदर देख रहा है तो दूसरा भी कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा। ये लाइन भी हमारी डन हो चुकी है, हटा देते हैं इसको। r के नेबर्स देख लिया हमने, ये भी हटा दिया हमने इसको, ठीक है। अब z और s जिस दिशा में देखते हैं वो कौन सी दिशा होगी, x की दिशा होगी। तो x भाई इसमें बाहर दिख रहा, तो z और s भी कहाँ देखने वाले हैं, बाहर देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो अगर x इसमें अंदर देख रहा तो z और s भी कहाँ देखेंगे, अंदर देखेंगे। ये डायग्राम बन के आ चुका है, दोनों डायग्राम बन के आ चुका है। मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, एक काफ़ी दूर दूर बना है, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट डायग्राम बने थे यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो ऊपर एक लाइन लिखी गई है, नंबर ऑफ पर्सन हु फेसेस आउटसाइड इन द टेबल इज मोर देन द नंबर हु फेसिंग इन इनसाइड। मतलब बाहर देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो अंदर देखने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा दिख रही, अंदर देखने वालों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। देखो बाहर देखने वाले कौन कौन है, 1 2 3 4 5 लोग हैं बाहर, 5% आउटसाइडर हैं और 3% जो है वो सेंटर वाले या इनसाइड वाले, ठीक है, इनसाइड वाले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन कह रहे हैं कि ये वाला आ जाएगा। अब इसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी पूछे जाते हैं, दिमाग लगते हैं उन क्वेश्चंस में, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा डायग्राम को रुकने मत देना, आप कलेक्ट करते चलो, कलेक्ट करते चलो, कुछ तो मिलेगा और जो मिलेगा उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करूंगा इसमें क्वेश्चन देखें कुछ है क्या, इसमें क्वेश्चन ज़रा सा पूछा गया है क्या, चेक इसको कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा विशेष था नहीं, समझ में आ गया आपको। तो मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में बेसिकली हमने टारगेट किया पजल का जो कंसेप्ट था। ध्यान रखिएगा पजल जो है ना वो सेटिंग अरेंजमेंट का ही बड़ा प्रारूप है, उसमें कंडीशन थोड़ा ज़्यादा होती हैं और आपको अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक वे में पजल समझाने की कोशिश की है, इसमें और अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनके लिए मैं प्रॉपर सेगमेंट लेके आऊँगा,
प्रॉपर वीडियोस लेके आऊँगा, तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, कंसेप्ट आपने किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि पूरा खेल प्रैक्टिस का है। और कहते हैं कि जिनको पज़ल आ गई उनके एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि भाई यही तो एक सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैथ्स में डीआई, रीजनिंग में पज़ल। समझ में आई बात? चलिए, तो प्रैक्टिस प्रॉपर करिएगा, कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर करिएगा। चलने से पहले आपको बता दूं मैं कि आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, सर्च करने में दिक्कत जा रही, तो आप कुछ मत करिए। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, वहाँ पे जाइए। गूगल पे सर्च करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो उसमें अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे की तरफ जाएंगे स्क्रॉल करके, तो नीचे आपको बैंकिंग मिलेगा। बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हमारा फेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा यहाँ पे इंटरफेस। आप बैंकिंग के कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने प्रॉपर एक वीडियो आएगी, आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा। जैसे IBPS PO का कंप्लीट वीडियो कोर्स देखना है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। फुल कोर्स पे जाएंगे, जैसे ही फुल कोर्स पे जाएंगे जितने भी इसके अंदर कोर्स हैं सब आपको मिल जाएगा। उस फुल कोर्स के अंदर देखिए आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी क्लासेस है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, आपको प्रॉपर वहाँ पे मिल जाने वाली। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये टॉपिक तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद के टॉपिक, इसके पहले के टॉपिक कैसे करेंगे, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे, आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो आई विश आपको आज की कहानी समझ में आई होगी। तो प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए सेशन के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।